हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी साथीगण पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, हरित लवक युक्त थैलोफाइटा होते हैं। तो हरित लवक युक्त थैलोफाइटा शैवाल होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं? शैवाल। दूसरा है, वनस्पति विज्ञान का जनक निम्न में कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। जातियों की उत्पत्ति को किसने लिखा था? तो जातियों की उत्पत्ति को डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? डार्विन ने। और ये जो है बाकी मेंडल महोदय, ग्रेगरी मेंडल, जो आनुवंशिकी मटर के पौधा में आनुवंशिकता जेनेटिक का ये किए थे प्रयोग, ठीक है। लेमार्क महोदय भी थे जो विकासवादी, डार्विन भी विकासवाद सिद्धांत के थे, लेमार्क में भी विकासवादी थे, ये भी थे, ठीक है। लेकिन जातियों की उत्पत्ति को लिखा है डार्विन ने, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे आइए, पुष्पी पादपों को सम्मिलित किया गया है। पुष्पी पादपों को फेंड्रोगेम्स में सम्मिलित किया गया है। किसमें सम्मिलित किया गया है? फेंड्रोगेम्स में। पांचवा सवाल, निम्न में कौन सबसे छोटा जीव है? तो माइक्रोप्लाज्मा जो है ये सबसे छोटा जीव है, इसको याद कर लीजिएगा। छठा नंबर, निम्न में से कौन सा सहजीवी जीवाणु है? तो राइजोबियम जो होता है सहजीवी जीवाणु होता है। ये दलहनी फसलों के गांठ में पाया जाता है और वो पौधों के लिए पोषण प्राप्त करता है, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है, और स्वयं भी वहाँ से पोषित होता है, इसलिए इसको सहजीवी कहा गया है। आगे सातवां नंबर, निम्न में कौन सा CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में करते हैं? तो CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट्स में रोडोस्पाइरिलम, ये रोडोस्पाइरिलम नामक जीवाणु जो है ये CO2 का स्थिरीकरण कार्बोहाइड्रेट में करते हैं। और राइजोबियम क्या करते हैं? राइजोबियम का जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। आगे आठवां नंबर, निम्न में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहते हैं? तो जीवाणुओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा गया है, ठीक है। तो जब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, या जो भी ज्वाइन कर रहे हैं 15 तारीख तक ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। इंस्टीट्यूट आपका लाइव क्लासेस शुरू होने जा रहा है, उसमें सारा चीज़ डिटेल बताया जाएगा, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। सभी तरह का बाल विकास हो, गणित हो, तो जल्दी से ज्वाइन करें। 9वां नंबर, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? जीवाणुओं से। हालांकि आजकल कवक और विषाणु से भी एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बनाए जा रहे हैं वो जीवाणु से। 10वां नंबर, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु का पूरा नाम है माइटो लिखा गया है, माइको होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसका पूरा नाम है। तो ये जीवाणु का पूरा नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो तपेदिक रोग जो इसको बोलते हैं, तपेदिक रोग पहले जान लीजिए इसको। ये टीबी रोग है, टीबी आप लोग जानते होंगे। इसी का टीबी का फुल फॉर्म में होता है ट्यूबरक्लोसिस। जीवाणु के नाम से ही है, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के नाम से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग। इसको हिंदी में बोलते हैं यक्ष्मा रोग, इसको यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। 11 नंबर, टाइफाइड उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो देखिए, टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस सबटाइलिस, याद रख लीजिएगा, बैसिलस सबटाइलिस। 12 नंबर, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो जीवाणु द्वारा जो होता है डिप्थीरिया होता है। इसमें गले में खराश, नाक में भी खराश, है ना, माने दोनों में लगता है। इसमें बुखार भी रहता है, लोगों का तबीयत खराब रहती है। तो ये डिप्थीरिया जो है जीवाणु द्वारा होता है। बाकी बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से
अस्कर्बिस विटामिन सी की कमी से, पेचिस शरीर में जल की कमी से ये होता है। नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं, ये रसायन संश्लेषी होते हैं, है ना। नाइट्रिकारी जीवाणु क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी। बाकी परजीवी जान लीजिए किसको बोलते हैं? वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। मृत जीवी किसको बोलते हैं? जो कोई मरे हुए जीवों को सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, ठीक है, यानी मरे हुए चीज़ों को खा करके जिंदा रहते हैं ये लोग मृत जीवी। 14वां सवाल, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। 15वां सवाल, शैवालों के हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है, ग्रेना का अभाव होता है। शैवालों के हरित लवकों में प्रायः जो है ग्रेना का अभाव होता है। 16 नंबर, ईस्ट का प्रयोग निम्न में किसके निर्माण में होता है? तो ईस्ट का प्रयोग जो होता है इथाइल अल्कोहल के निर्माण में होता है, जिसको शराब भी कहते हैं। शराब, दारू बनाने में काम आता है ईस्ट, ठीक है। 17 नंबर, गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है। गेहूं का काला रस्ट, गेहूं में जो काला रस्ट नामक बीमारी है वो होता है पॉक्सीनिया द्वारा। किसके द्वारा होता है? पॉक्सीनिया, याद कर लीजिएगा। मशरूम होता है एक, मशरूम क्या है? मशरूम एक तरह का मृतोपजीवी है। जैसे जमीन के अंदर में बहुत दिन पहले मान लीजिए कोई चीज़ सड़ गया, मर गया, और ज़मीन के अंदर में वो जब मिट्टी में मिला हुआ है और वैसा ही जगह में जो है ये जो है मशरूम उगता है, खुखड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग देहात में। टिक्का रोग उत्पन्न होता है मूंगफली में। टिक्का रोग उत्पन्न होता है मूंगफली में। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 21वां नंबर है, एंजाइम्स अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम्स जो अनुपस्थित होते हैं वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। किसमें अनुपस्थित होते हैं? विषाणुओं में। रेबीज रोग उत्पन्न होता है। रेबीज विषाणुओं से उत्पन्न होता है, और रेबीज जो विषाणु है ये जंगली जानवरों के काटने से या कुत्तों के काटने से जो है रेबीज रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके दांतों में जो है रेबीज नामक विषाणु पाया जाता है, ठीक है। और मनुष्य को काटता है यदि तो इससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब कि यदि रेबीज का कीटाणु तुम्हारे शरीर के अंदर में चल गया, चाहे वो किसी जानवर काटने से, तो पानी या अग्नि, है ना, ये सब देखने से बहुत डरता है वो लोग, चमकते रहता है, डरते रहता है, कांपते रहता है। यह हाइड्रोफोबिया का लक्षण है, हाइड्रोफोबिया का। 23 नंबर, जिम्नोस्पर्म्स में एकमात्र जीवित परागण होता है वायु द्वारा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में एकमात्र जीवित परागण होता है वायु द्वारा, आपको बताए थे, ठीक है। फूलों में परागण कि किस तरह जो है पुंकेसर के ऊपर में जो होता है यहाँ पे छोटे छोटे दाने के रूप में परागकण रहते हैं, और वही परागकण कीटों द्वारा, है ना, जो वर्तिकाग्र होता है स्त्री केसर में, ये पुंकेसर का भाग है ना, और ये स्त्री केसर का जो है इसके यहाँ पे जा कर के ये कीट के द्वारा जाए ये परागकण, या वायु के द्वारा जाए ये परागकण, तो यहाँ से वर्तिकाग्र में जब जाता है तो निषेचन प्रारंभ हो जाता है। नीचे जो है यहाँ पे अंडे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको अंडाशय कहते हैं, और फिर उसके बाद फल बनता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है परागण, इसे पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं परागण, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स में एकमात्र जीवित परागण होता है वायु द्वारा, हवा द्वारा खाली होगा, बाकी दूसरा प्रोसेस में नहीं होता है, इसलिए वो लिख रहा है। 24 नंबर, निम्न में कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म साइकस को कहा गया है। सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस में ही होता है, ठीक है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में ही होता है। कहता है 26वां में, निम्न में कौन अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है? वो किसी भी पौधे का अंकुरण होने के लिए, किसी भी बीज से जब अंकुरण होता है जमीन के अंदर, जब हम लोग मिट्टी में दबाते हैं तो अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो अंकुरण होने के लिए प्रकाश कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी वायु, तापमान और जल ये तीनों जरूर चाहिए, ठीक है। प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की आवश्यकता तब होती है जब अंकुरित होने के बाद पत्ते आ जाते हैं, है ना, जब किसी पौधे में यहाँ पे पत्ता
शुरू हो जाता है तब वहाँ से जो है ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्रकाश का ज़रूरत पड़ता है। बाकी मिट्टी के अंदर में जब अंकुरित होगा ये, तो उस समय प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर, तने का कार्य होता है। ठीक है, तने का क्या कार्य होता है? तो तने का जो कार्य है ये है संग्रह करना, संवहन, पत्तियां एवं शाखाएं उत्पन्न करना, ये सभी काम जो है तना का है। तो यहाँ संग्रह करने का मतलब नीचे से जल और खनिज लवण जो भी जाता है यहाँ पे संचित हो जाता है, और जल का जो है संवहन उत्तक जाइलम द्वारा चला जाता है ना। और जो ऊपर में जो प्रकाश संश्लेषण जो रासायनिक पदार्थ बना वो फ्लोएम द्वारा पूरा शरीर में चला गया। ठीक है, तो यहाँ संवहन करना भी ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है तना। यहाँ पे सभी तरह संचित रह करके सब भागों में भेजने का काम करता है, चाहे वो जल हो या फिर जो रासायनिक पदार्थ रहता है वो हो। और यहीं से तना के बाद ही देखेंगे डाली वाली शाखाएं निकलती है ना, और पत्ती भी वहाँ से स्टार्टिंग शाखाएं होती है, तो फिर वहाँ से पत्ती आएगा, पत्ती के बाद फूल, फूल के बाद फल, यही तो प्रोसेस है। 28वां सवाल, निम्न में कौन सा पौधा पत्तियों में भोजन संचित करता है? देखिए, पत्ता में भोजन संचित करता है प्याज। कौन करता है? प्याज। ठीक है, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। ये रूपांतरित, जिस आलू को हम लोग आलू कहते हैं, खाते हैं, ये एक्चुअली तना है, रूपांतरित तना है, तने के रूप में वो जमीन के अंदर लगता है। ठीक है, गाजर है एक, गाजर देखिए, गाजर जिसको हम लोग खाते हैं जिस भाग को, वो है जड़ है। ठीक है, गाजर क्या है? एक तरह का रूपांतरित जड़ है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बाकी जितने जो बताए जा रहे हैं उन सब को डिटेल पढ़ने के लिए, जानने के लिए, बाल विकास और गणित को समझने के लिए, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस में आइए और इसको ज्वाइन करिए डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आपका लाइव क्लासेस होगा, वहीं से कीजिए। मात्र 1000 रुपये फीस है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसके अलावा फैसिलिटी आपको मिलेगा, टेस्ट समय समय में, डिजिटल नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा परीक्षा से पहले, 1 महीना पहले, प्रैक्टिस सेट तो लगातार कराया जाएगा। यदि आपको ग्रुप का नहीं गया है आपके पास किसी तरह से, तो ये इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, नाम और अपना नंबर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और आपको फी पेड करना है फ़ोनपे के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से इसी नंबर पर करना है। ठीक है, 1000 रुपया पेड करिए और डायरेक्ट ज्वाइन करिए 15 तारीख तक के अंदर, 15/10/2021 के अंदर में आप ज्वाइन करिए। बाद में हो सकता है जब संख्या बढ़ेगी स्टूडेंट की तो फीस बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट बढ़ने से बर्डन ज़्यादा रहता है पढ़ाने में, और ज़्यादा उसमें नोट्स बनाने में या सारा कुछ करने में, टेस्ट लेने के लिए तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए फीस बाद में बढ़ सकता है। अतः जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करें और मेरे वीडियो में लगातार बने रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।